Hello everyone, welcome to our Earthonomics series where we shall discuss various issues related to the field of economy for your UPSC preparation. And today's topic of discussion is console या perpetual bonds. Now this has been in the news quite a lot और कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है उसमें गवर्नमेंट को ये कॉन्सोल बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये कॉन्सोल या परपेचुअल बॉन्ड्स होते क्या हैं. So what shall we cover in this video? सबसे पहले तो हम देखेंगे what are console bonds, alright? फिर एक ब्रीफ में history of console bonds भी देखेंगे. फिर हम देखेंगे why is it difficult for Indian government to provide a large fiscal stimulus. कह रहे हैं ना आजकल बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 क्राइसिस, और इस क्राइसिस की वजह से इकोनॉमिक जो डाउनटर्न आया उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा, राइट? और फिर हम देखेंगे हाउ कैन कॉन्सोल बॉन्ड्स हेल्प गवर्नमेंट्स टू रेज फाइनेंस टू टैकल करंट इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है, जो गवर्नमेंट को फिस्कल स्टिमुलस देने की प्रॉब्लम आ रही है उसमें कॉन्सोल बॉन्ड्स कैसे गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं. गवर्नमेंट का खर्चा तो होगा ना इस इकोनॉमिक क्राइसिस में, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए कॉन्सोल बॉन्ड्स कैसे हमारी मदद कर सकते हैं. आज की वीडियो में हम यही 4 चीजें देखेंगे. ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर अडू. नाउ कोविड-19 की वजह से ना इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया हमारी इकोनॉमी में. नाउ ये जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है ना, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. एक तो सप्लाई साइड इशू है, एक डिमांड साइड इशू है. नाउ सप्लाई साइड इशू क्या है? सप्लाई साइड होता है इकोनॉमी में फैक्ट्रीज वगैरह जो प्रोड्यूसर होते हैं. नाउ बिकॉज लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, फैक्ट्रीज चल नहीं पा रहे हैं, वर्कर्स काम पे नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई रुक गई है, एकदम रुक गई है, राइट? और डिमांड साइड इशू क्या है? डिमांड साइड इशू ये है कि जब लोगों को के पास जॉब ही नहीं होगी तो उनके पास पैसा नहीं होगा, और उनके पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो कैसे डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट? तो करंट जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है ना, वो सप्लाई साइड की वजह से भी है, डिमांड साइड की वजह से भी है. ना जनरली जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं ना, उनमें या तो डिमांड साइड फैक्टर होता है या सप्लाई साइड फैक्टर होता है. कई बार दोनों भी होता है, और ये जो कोविड-19 क्राइसिस है ये कॉम्बिनेशन दोनों का है. नाउ जब भी कभी इकोनॉमिक डाउनटर्न होगा ना, तो उस सिचुएशन में ना गवर्नमेंट से ये आस लगाई जाती है, गवर्नमेंट से ये पूछा जाता है या गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस इकोनॉमिक डाउनटर्न से इकोनॉमी को निकाले. तो जब भी इकोनॉमी में डिमांड साइड की वजह से प्रॉब्लम होगी ना, तो गवर्नमेंट पिच इन करेगी थ्रू अ फिस्कल स्टिमुलस. अब फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दे. क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड साइड की वजह से प्रॉब्लम है, इसलिए गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दे. अब गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कैसे बढ़ाएगी? गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम कर देगी, रेवेन्यू अपना कम कर देगी. गवर्नमेंट जब टैक्सेस कम कर देगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर लोगों पे बढ़ा दे, लोगों को जैसे मनरेगा की पेमेंट्स बढ़ जाएं, देन गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा दे, देन गवर्नमेंट कैश ट्रांसफर कर दे लोगों के अकाउंट में. गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, टैक्स ब्रेक्स गवर्नमेंट ज्यादा दे दे, टैक्सेस अपने रेवेन्यू सोर्सेज कम कर दे, अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दे, तो उससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा. लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो डिमांड सेट हो जाएगी और इकोनॉमी वापस आ जाएगी. तो फिस्कल स्टिमुलस के थ्रू आप डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. बट व्हाट इफ इकोनॉमी में सप्लाई की तरफ से प्रॉब्लम चल रही हो, तो फिस्कल स्टिमुलस कैसे हेल्प कर सकता है? वेल, सप्लाई की तरफ से प्रॉब्लम चलने का मतलब होता है इकोनॉमी में इतनी सप्लाई नहीं है, इकोनॉमी में इतनी फैक्ट्रीज नहीं है, इतने रोड्स नहीं है, इतने ब्रिजेस नहीं है कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो. तो जब इकोनॉमी में सप्लाई कम है ना, तो गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ा दे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करके नई नई फैक्ट्रीज लगा दे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करके नए नए रोड्स ब्रिजेस वगैरह बना दे. तो जब गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी, जब अपना गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा देगी टू इन्वेस्ट मोर, तो उसमें भी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा. तो फिस्कल स्टिमुलस ना दोनों तरीके से काम कर सकता है. अगर गवर्नमेंट को डिमांड साइड की प्रॉब्लम को ठीक करना है तो टैक्स ब्रेक और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर दे, और सप्लाई साइड की प्रॉब्लम को ठीक करना है तो फिस्कल स्टिमुलस दे दे, राइट? अच्छा, इकोनॉमी में अगर क्राइसिस होता है तो फिस्कल स्टिमुलस के अलावा, गवर्नमेंट के अलावा आरबीआई का भी रोल होता है. जब भी इकोनॉमी में क्राइसिस होगा तो आरबीआई मॉनेटरी स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा, और मॉनेटरी स्टिमुलस से भी आरबीआई दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. डिमांड साइड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? मॉनेटरी स्टिमुलस का मतलब होता है मनी सप्लाई इंक्रीज करना, लिक्विडिटी इंक्रीज करना. जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी, पैसे का बहाव बढ़ जाएगा ना, तब लोन्स बहुत ज्यादा सस्ते हो जाएंगे. जब लोन सस्ते हो जाएंगे तो लोग बहुत इजीली, बहुत सस्ते में लोन्स ले सकते हैं लोग,
राइट अच्छा, जब लोन सस्ते हो जाएंगे तो डिमांड फॉर लोन्स बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदनी है, जिन्होंने घर खरीदने हैं, जिन्होंने और बहुत सारी चीजें खरीदनी है, उन्हें चीप लोन मिल जाएंगे। चीप लोन मिल जाएंगे तो वो डिमांड फॉर लोन बढ़ जाएगी और गाड़ियों वगैरह की बिक्री ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मॉनेटरी स्टिमुलस मिलने से चीप लोन्स फॉर कंजम्पशन हो जाते हैं। तो लोगों को अगर सस्ता लोन मिल जाएगा तो लोग अपनी कंजम्पशन बढ़ा देंगे, राइट। अच्छा, जो सस्ता लोन होता है ना वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए यूज नहीं होता, सस्ता लोन कई बार इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज होता है। जो कंपनीज हैं अगर उन्हें भी सस्ता लोन मिल जाएगा तो वो नई नई फैक्ट्रियां खड़ी करने लग जाएंगी, तो वो सप्लाई साइड की प्रॉब्लम भी ठीक कर देंगे। तो जब मॉनेटरी स्टिमुलस आरबीआई प्रोवाइड करता है ना, तो डिमांड साइड की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है क्योंकि कंज्यूमर को सस्ता लोन मिल रहा है, और सप्लाई साइड की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है क्योंकि प्रोड्यूसर को सस्ता लोन मिल रहा है, राइट। बट अभी करंटली प्रॉब्लम पता है क्या है? जो ये कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है ना, उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट अगर फिस्कल स्टिमुलस देगी तो सप्लाई साइड इशू ठीक नहीं होगा। क्यों? सप्लाई साइड इशू इसलिए ठीक नहीं होगा बिकॉज सप्लाई साइड इशू आया किस लिए है ये जानना पड़ेगा। अभी करंटली सप्लाई साइड की प्रॉब्लम क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि नई फैक्ट्रियां नहीं है इंडिया के पास या नई नई रोड्स वगैरह नहीं है, वो इसलिए है कि लॉकडाउन है, फैक्ट्रियां चल ही नहीं रही, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री नहीं चल रही। तो आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लो, जब लॉकडाउन होगा तो वो फैक्ट्री बना के आप कर क्या लोगे? नई रोड्स बना के कर क्या लोगे जब उन पे कोई होगा ही नहीं? तो इसीलिए फिस्कल स्टिमुलस से सप्लाई साइड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, ठीक है। मॉनेटरी स्टिमुलस से भी सप्लाई साइड प्रॉब्लम अभी नहीं सॉल्व हो रही क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियां ही नहीं चल रही। मेक सेंस? तो होप पता क्या की जा रही है, जैसे धीरे धीरे ये लॉकडाउन हटेगा ना, जैसे जैसे लॉकडाउन हटेगा तब फिस्कल स्टिमुलस भी काम आएगा, मॉनेटरी स्टिमुलस भी काम आएगा, और दोनों प्रॉब्लम्स, डिमांड साइड और सप्लाई साइड की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बट लॉकडाउन हटने के बाद भी फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस में प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? गवर्नमेंट को फिस्कल स्टिमुलस देने के लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है। आरबीआई जो मॉनेटरी स्टिमुलस दे रहा है वो आरबीआई का सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो एक बार ही देखते हैं कि लॉकडाउन अगर हट भी गया तो भी प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी। प्रॉब्लम्स विद द स्टिमुलस पैकेज, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप कॉन्सोल बॉन्ड समझ पाओगे, राइट। तो स्टिमुलस पैकेज के साथ प्रॉब्लम्स क्यों है? जनरली इंडिया ने जो अभी स्टिमुलस पैकेज दिया ना, फिस्कल स्टिमुलस, वो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत कम दिया है। गवर्नमेंट का जो स्टिमुलस पैकेज है इट इज क्लोज टू 1% ऑफ इट्स जीडीपी, ठीक है। बाकी कंट्रीज जो है ना, जैसे यूएसए वगैरह हो गए, वो तो मोर देन 10% ऑफ देयर जीडीपी स्टिमुलस में दे रहे हैं। इंडिया तो सिर्फ 1% दे रहा है, तो इंडिया को ज्यादा देना चाहिए, राइट। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे कह रहे हैं कि इंडिया को स्टिमुलस पैकेज बढ़ाना चाहिए। बट गवर्नमेंट ऑफिशियल पता है क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल कह रहे हैं कि कैसे बढ़ा दे स्टिमुलस पैकेज? स्टिमुलस पैकेज बढ़ाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, वही तो नहीं है गवर्नमेंट के पास। अगर गवर्नमेंट ने अभी स्टिमुलस पैकेज बढ़ा दिया, फिस्कल स्टिमुलस बहुत ज्यादा दे दिया, तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। सो प्रॉब्लम्स विद स्टिमुलस पैकेज में सबसे पहली प्रॉब्लम है हाई फिस्कल डेफिसिट। जब ये पैंडेमिक आया भी नहीं था ना, तब बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पता क्या कहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था, तब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैंडेमिक के बारे में पता ही नहीं था, तो इन द बजट दैट वाज प्रेजेंटेड इन फरवरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड कि उसका 2020 में फिस्कल डेफिसिट होगा 7.96 लाख करोड़। इन द बजट बिफोर द पैंडेमिक इंडिया प्रोजेक्टेड अ डेफिसिट ऑफ 7.96 लाख करोड़। तो जब तक पैंडेमिक आया भी नहीं था तभी हम कह रहे थे हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना होगा। नाउ दिस फिस्कल डेफिसिट टारगेट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट गवर्नमेंट विल गार्नर या गैदर रुपीज 2.1 लाख करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये जो 7.96 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट भी जो हमने प्रोजेक्ट किया था ना, वो भी पता है किस बेसिस पे किया था? कि गवर्नमेंट के पास 2 लाख करोड़ आ जाएंगे पैसे थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। बट क्योंकि कोविड-19 आ गया है तो कोई डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो ये जो 2.1 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट सोच रही थी ना उसके पास आएगा, अब तो वो भी नहीं आएगा। तो ये डेफिसिट तो और बढ़ने वाला है। प्लस फिस्कल डेफिसिट में ना आप सिर्फ बात कर रहे हो कि गवर्नमेंट ने जो अपनी बैलेंस शीट में जो बोरो करा हुआ है। कुछ गवर्नमेंट ना पैसा बोरो करती है पर वो फिस्कल डेफिसिट में शो भी नहीं करती। तो ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी बोरोइंग है जिन्हें हम कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट बोरोइंग्स, तो वो भी है। एक तो 7.96 लाख करोड़ बोरो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को डेफिसिट पूरा करने के लिए, प्लस कुछ ऑफ बैलेंस शीट बोरोइंग्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो सोचो इंडिया का डेट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट और फिस्कल डेफिसिट बढ़ा देती है। प्लस वो डेट बढ़ना नहीं था अगर गवर्नमेंट के पास ये 2.1 लाख करोड़ आ जाते डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब कोविड-19 की वजह से कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा है, तो ये भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट,
इन एडिशन टू द एक्सपेंडिचर प्लान्ड इन द बजट, ये कोरोना वायरस आने से पहले जो प्लान किया हुआ था ना, वही इतना ज्यादा था एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, बट अब कोरोना वायरस आने की वजह से गवर्नमेंट को कम से कम 5 से 6 लाख करोड़ और एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो 7.96 लाख करोड़ तो तब था जब गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं था कि ये 5 से 6 लाख करोड़ स्पेंड करना पड़ेगा। अब आ गया तो ये 5 से 6 लाख करोड़ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में और ऐड कर लो। Therefore, fiscal deficit number is set to grow up by a wide margin. गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी बहुत ज्यादा था और अब कोरोना वायरस आने की वजह से तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो जब इकोनॉमी नहीं चलेगी तो गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू कहां से आएगा? तो रेवेन्यू श्रिंकेज ऑफ द गवर्नमेंट होगी है, इस वजह से फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाएगा। प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये 5 से 6 लाख करोड़ है स्टिमुलस तो गवर्नमेंट दे ही रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, प्लस और बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू। प्लस गवर्नमेंट के पास जो पैसा आने वाला था डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, अब सोच ये रहे हैं कि एक भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगी, कोई पैसा नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास। सो लिटिल होप फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। इन 3 कारणों की वजह से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा था और ज्यादा बढ़ जाएगा। राइट? अब आप ये सोच रहे होगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब कभी भी ऐसे क्राइसिस आ जाता है तो फिस्कल डेफिसिट की हमें परवाह क्यों करनी चाहिए? छोड़ो, भाड़ में जाए फिस्कल डेफिसिट बढ़ने दो, हम बढ़ा देते हैं, पर ये स्टिमुलस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बढ़ने दो फिस्कल डेफिसिट, पर गवर्नमेंट को ये स्टिमुलस जरूर देना चाहिए। बट फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के साथ साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ने नहीं दे सकती। क्यों? अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इंडिया की पब्लिक डेट की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। वर्सनिंग ऑफ इंडियाज पब्लिक डेट सिचुएशन विच इज ऑलरेडी हॉवरिंग अराउंड 70%। 70% क्या? 70% ऑफ जीडीपी। इंडिया का जो पब्लिक डेट है ना, दिस इज ऑलरेडी 70% ऑफ द जीडीपी, और अगर और फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया तो और डेट लेना पड़ेगा और ये पब्लिक डेट सिचुएशन और खराब हो जाएगी। अगर हमारी पब्लिक डेट सिचुएशन खराब हो जाती है तो हमारी कंट्री की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, जो सुनते नहीं हो आप BBB+, AAA+, जो मूडीज या स्टैंडर्ड एंड पुअर देते हैं, हमारी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी अगर हम पे डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की हमें परवाह क्यों करनी चाहिए? बिकॉज जितनी खराब हमारी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग होगी ना, उतना ही ज्यादा महंगा होगा बाहर से लोन लेना। अगर इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग खराब होगी ना, तो इंडिया को अगर बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ेगा तो इंडिया को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। सो लोअर क्रेडिट रेटिंग विल मेक इट टफ फॉर इंडिया टू एक्सेस फॉरेन फाइनेंस एट चीप रेट्स, तो महंगे हो जाएंगे लोन्स। प्लस अगर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग हमारी खराब हो जाती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, तो इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, और अगर इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा और रुपी वीक हो जाएगा, रुपी में डेप्रिसिएशन होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट जरूरत से ज्यादा बढ़ने नहीं दे सकती। प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की। क्लियर? अच्छा, अगर फिस्कल डेफिसिट से काम नहीं हो रहा, फिस्कल स्टिमुलस पे कंस्ट्रेंट है, गवर्नमेंट इतना ज्यादा फिस्कल स्टिमुलस नहीं दे सकती, तो लोग बात कर रहे हैं फिर मॉनेटरी स्टिमुलस देके देख लो। पर मॉनेटरी स्टिमुलस आरबीआई काफी टाइम से दे रही है, उससे भी काम नहीं बन रहा। मॉनेटरी स्टिमुलस बाय आरबीआई नॉट वर्किंग। Recent steps taken by RBI to inject liquidity into the system are not showing desired results. आ ही नहीं रहे। हमने बहुत सारी आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आरबीआई ने कितने स्टेप्स लिए म्यूचुअल फंड्स को बचाने के लिए 50,000 करोड़ का बेल आउट करा है। आरबीआई ने वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कुछ हेल्पलाइन डाली है, राइट? फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। द मेन रीजन फॉर दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्क कैपिटल, द मार्केट फॉर विच हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड। आरबीआई जो लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है, मनी सप्लाई बढ़ाता जा रहा है, उससे ग्राउंड पे कोई इफेक्ट इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज रिस्क कैपिटल की अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब रिस्क कैपिटल पता क्या होता है? वो कैपिटल जो रिस्की वेंचर्स में जा सके। अभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, वो डरे हुए हैं, वो रिस्की एरियाज में पैसा डालना नहीं चाहते। स्पेशली एमएसएमई सेक्टर में तो डालना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर बड़े बिजनेसमैनों की हालत खराब हो रखी है तो एमएसएमई की तो बहुत ही बुरी हालत होगी। तो बुरी हालत वाली बिजनेस को कौन लोन देना चाहेगा? ये डर नहीं होगा कि कल को पैसा ही ना वापस आए, राइट? तो इसीलिए रिस्क कैपिटल उन एरियाज में पैसा डालना जो रिस्की है वो अब खत्म हो चुका है। रिस्क कैपिटल ही खत्म हो चुका है, इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। तो आरबीआई जितनी कोशिश करता जाए, और आरबीआई अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा है एमएसएमई को बचाने के लिए, बट इन्वेस्टर्स जो हैं, बैंक्स जो हैं, वो एमएसएमई को देना ही नहीं चाह रहे, बिकॉज अगर बड़ी कंपनियों की हालत खराब है तो एमएसएमई तो बहुत ही बुरे हाल पे है। तो रिस्क कैपिटल खत्म हो चुका है। These steps taken by RBI are unable to nudge banks into lending to below investment grade MSME sector.
एमएसएमई सेक्टर की क्रेडिट रेटिंग तो बहुत ही कम होती है, तो उनको तो बैंक्स बिल्कुल नहीं देना चाहते। अच्छा, बैंक्स क्यों नहीं देना चाहते? बिकॉज बैंक्स की हालत भी ऑलरेडी खराब है ना। तो आरबीआई चाहे जितनी लिक्विडिटी बढ़ाता जाए, वो लिक्विडिटी का ग्राउंड पे इफेक्ट तब तक नहीं आएगा जब तक बैंक्स लोन देना नहीं शुरू करते एमएसएमई सेक्टर को। पर बैंक्स डरे हुए हैं, बैंक्स रिस्क कैपिटल लगाना नहीं चाहते, राइट। Banks' balance sheets are already stressed and hence they are unable to pass on the liquidity injection to the economy. तो अब ना हम बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंस गए हैं। मॉनेटरी स्टिमुलस काम नहीं कर रहा है और फिस्कल स्टिमुलस जो काम कर सकता है उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। ऐसे मौके पे ना बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को सहारा लेना चाहिए मोनेटाइज डेफिसिट का। ठीक है, मे बी मोनेटाइज डेफिसिट कैन हेल्प, बट मोनेटाइज डेफिसिट कैसे हेल्प कर सकता है वो जानने से पहले आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है। तो मोनेटाइज डेफिसिट सिंपल टर्म्स में पता है क्या है? When RBI prints new money to cover for the fiscal deficit, गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस दे ही जाए, गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस दे, धड़ल्ले से दे, ठीक है, उससे गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो वो जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है ना, उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई को ऑर्डर दे देगा कि आप नई करेंसी प्रिंट करो और उससे हम अपना फिस्कल डेफिसिट कवर कर लेंगे। तो मोनेटाइज डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कवर करती है नई प्रिंटेड करेंसी से, आरबीआई को ऑर्डर देके कि आप प्रिंट करो, राइट। तो एक बार ही देख लेते हैं मोनेटाइज डेफिसिट काम कैसे करता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है और गवर्नमेंट को फ्री में बांट देता है, ये लो जी जो करना करो इसका, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखते हैं कैसा है फिर, हाउ मोनेटाइज डेफिसिट वर्क्स। अब जब भी गवर्नमेंट का ना फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ता है तो गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कैसे कवर करती है? सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट होगा गवर्नमेंट उसे कवर करेगी बाय बोरोइंग। गवर्नमेंट के अगर एक्सपेंडिचर 100 रुपए के हैं और गवर्नमेंट के अगर रिसीट्स 60 रुपीज की हैं तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 40 रुपीज का होगा। तो वो 40 रुपीज को गवर्नमेंट कैसे कवर करती है? गवर्नमेंट बोरो करके कवर करती है। अब गवर्नमेंट जनरली बोरो कैसे करती है? गवर्नमेंट इशू करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लिखा होता है कि कितना पैसा गवर्नमेंट को बोरो करना है, कितनी देर के लिए गवर्नमेंट बोरो कर रही है और कितने टाइम बाद कितना इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे देगी। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। जैसे ही गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है ना, तो गवर्नमेंट लोगों को ढूंढती है और बोलती है कि आप मुझसे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो। जो इंसान गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगा ना, उसका मतलब उस इंसान ने गवर्नमेंट को लेंड करा है मनी। क्लियर? तो अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 100 रुपए की तो गवर्नमेंट इज डिमांडिंग 100 रुपीज लोन लोगों से। ठीक है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सारा लिखा होगा। नाउ मोनेटाइज डेफिसिट वो सिचुएशन होगी जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी और आरबीआई को बोलेगी कि आप हमसे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो। मतलब गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाएगी और बोलेगी आप मुझे पैसा लेंड कर दो, आप मुझे लोन दे दो और मैं बदले में आपको ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दूंगा। ये प्रूफ है कि मैंने आपसे पैसा लिया हुआ है और इतने टाइम बाद मैं आपको इतना इंटरेस्ट दे दूंगा। बस फर्क पता क्या है? गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी कि आप नई करेंसी प्रिंट करो, नया पैसा प्रिंट करो और उस नए पैसे से मुझे लोन दो, नए पैसे से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदो। तो मोनेटाइज डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है और आरबीआई को बोलती है कि नई करेंसी प्रिंट करे। जैसे ही आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करता है, आरबीआई उसी पैसे से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी चली जाती है आरबीआई के पास। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब आरबीआई के पास प्रूफ है कि गवर्नमेंट को आरबीआई ने लोन दिया हुआ है और आरबीआई के पास गवर्नमेंट इतना पैसा वापस दे देगी, राइट। और अब गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं पैसे। इस पैसे से गवर्नमेंट कुछ भी करे, इस पैसे से गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस दे देगी, राइट। तो आपको समझ आया मोनेटाइज डेफिसिट कैसे होगा? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू करने के बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी और आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करेगा और उससे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने का मतलब गवर्नमेंट को लोन देना। अब गवर्नमेंट के पास ये नया प्रिंटेड पैसा आ जाएगा, उससे गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस दे देगी, राइट। सब कुछ सही लग रहा है ना? बट मोनेटाइज डेफिसिट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए मोनेटाइज डेफिसिट इतना इजी नहीं है। प्रॉब्लम्स विद मोनेटाइज डेफिसिट, एक तो ना इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क रहता है, महंगाई बढ़ने का रिस्क रहता है। मोनेटाइज डेफिसिट की वजह से महंगाई क्यों बढ़ती है उस पर हम एक सेपरेट वीडियो निकालेंगे, ऑलराइट। फिर जो फिस्कल स्टिमुलस की प्रॉब्लम थी वो तो मोनेटाइज डेफिसिट से सॉल्व ही नहीं हो रही थी। फिस्कल स्टिमुलस की हमने प्रॉब्लम क्या करी थी कि फिस्कल स्टिमुलस अगर गवर्नमेंट ज्यादा देगी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, डेफिसिट बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट पे डेट बढ़ जाएगा। अब इस मोनेटाइज डेफिसिट से गवर्नमेंट के डेट की सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है, बस ये डेट की सिचुएशन थोड़ी ठीक हो रही है। हो क्या गया कि गवर्नमेंट ने वो डेट आरबीआई से ले लिया तो गवर्नमेंट का डेट तो इसमें भी बढ़ेगा।
फिस्कल स्टिमुलस अगर गवर्नमेंट ये मोनेटाइज डेफिसिट के थ्रू देता है तो गवर्नमेंट का डेट तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा और ज्यादा, तो ये डेट की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर रहा है। प्लस अगर डेट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो सॉवरेन रेटिंग तो इंडिया की गिरेगी, राइट। तो मोनेटाइज डेफिसिट ना गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। फिस्कल डेफिसिट बस ये है कि फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए नई करेंसी मिल जाएगी आपको, पर गवर्नमेंट का डेट नहीं कम होगा। अब इस सिचुएशन से बचाने के लिए लोग बात कर रहे हैं कॉन्सोल बॉन्ड्स की। मोनेटाइज डेफिसिट की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट लोग कहते हैं अगर मोनेटाइज डेफिसिट से भी प्रॉब्लम है तो अब हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है और वो है कॉन्सोल बॉन्ड्स का। अब कॉन्सोल बॉन्ड्स क्या हैं और ये गवर्नमेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं अच्छा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज देने में। गवर्नमेंट को फिस्कल स्टिमुलस देना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम गवर्नमेंट के पास आ रही है कि वो फिस्कल स्टिमुलस के लिए पैसा कहां से लाएं। कॉन्सोल बॉन्ड्स यहां पे हेल्प कर सकते हैं एंड दे आर अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू मोनेटाइज डेफिसिट। नाउ कॉन्सोल बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हमने बात करी थी इधर, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं इन्हें हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट के बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होती है, गवर्नमेंट उन बॉन्ड से पैसा बोरो करती है। अब कॉन्सोल बॉन्ड्स कैसे अलग हैं? कॉन्सोल, इनको परपेचुअल बॉन्ड्स भी कहते हैं। कॉन्सोल और परपेचुअल बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स विद नो मैच्योरिटी डेट एंड आर नॉन रिडीमेबल। इसका मतलब क्या है? जब भी आप किसी से लोन लेते हो तो आप फिक्स टाइम पीरियड के लिए लोन लेते हो, राइट? आप मान लो 5 साल के लिए लोन ले रहे हो, तो आप जो लोन लोगे एक तो 5 सालों तक हर साल आप उस पर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट दोगे और 5 साल बाद आप पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दोगे। ऐसा ही होता है लोन। कॉन्सोल बॉन्ड्स थोड़े अलग है। कॉन्सोल बॉन्ड्स में पता है क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट कभी गवर्नमेंट वापस ही नहीं करती, सिर्फ इंटरेस्ट देती रहती है। कॉन्सोल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स जो फॉरएवर चलेंगे, ठीक है। कॉन्सोल बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स जिनमें प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस नहीं जाता, हेंस दे आर नॉन रिडीमेबल और उनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, आप बस इंटरेस्ट पे करते रहते हो। अब इस बॉन्ड का बेनिफिट क्या है? कोई ये बॉन्ड गवर्नमेंट से क्यों खरीदेगा? द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस बॉन्ड इज दैट दे पे अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट फॉरएवर। एक बंदे की फिक्स्ड इनकम बंध जाती है ना, हर फॉरएवर उसको हर साल इंटरेस्ट पेमेंट होगी, राइट? तो ये फायदा है। सो दे पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम कूपन रेट भी कह देते हैं। बॉन्ड पे जो कूपन रेट होता है ना वो इंटरेस्ट ही होता है, या डिस्काउंट रेट कह देते हैं, ऑलराइट। सो दे पे इंटरेस्ट, कूपन रेट, डिस्काउंट रेट परपेचुअली विदाउट एवर रीपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट। नाउ इससे गवर्नमेंट को फायदा क्या होता है? अगर गवर्नमेंट कॉन्सोल बॉन्ड इशू करती है तो गवर्नमेंट पे डेट की सिचुएशन खराब नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो कभी पे करना ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पे करते जाना है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज ऑफन कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ इक्विटी। एक तरह की इक्विटी होगी ना, आपने गवर्नमेंट में शेयर ले लिया, जैसे कंपनी में शेयर ले लेते हो, रादर देन डेट। परपेचुअल बॉन्ड्स एग्जिस्ट विद इन अ स्मॉल नीश ऑफ बॉन्ड मार्केट। परपेचुअल बॉन्ड्स ना, जो बॉन्ड मार्केट है उसमें ज्यादा रोल नहीं है परपेचुअल बॉन्ड्स का, ज्यादा परपेचुअल बॉन्ड्स इशू नहीं होते, बहुत कम कॉन्सोल बॉन्ड्स इशू हुए हैं। क्यों होते हैं? क्यों होता है ऐसा? बॉन्ड मार्केट में परपेचुअल बॉन्ड्स इतने ज्यादा क्यों नहीं है? दिस इज मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर आर वेरी फ्यू एंटिटीज दैट आर सेफ इनफ फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड वेयर द प्रिंसिपल विल नेवर बी रीपेड। कॉन्सोल बॉन्ड ना सिर्फ वही एंटिटी इशू कर सकती है जिसमें लोगों का हाई ट्रस्ट हो, राइट? ऐसे तो मैं कॉन्सोल बॉन्ड इशू कर दूं और मैं बोल दूं मैं आपको फॉरएवर इंटरेस्ट देता रहूंगा, 2 साल बाद मैं भाग जाऊं, राइट? पर गवर्नमेंट कहीं नहीं भाग सकती, है ना? तो इसलिए हाईली ट्रस्टवर्दी एंटिटीज ही कॉन्सोल बॉन्ड इशू कर सकती हैं। अब कॉन्सोल बॉन्ड की हिस्ट्री भी है और इसी हिस्ट्री को रिमाइंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह एडवाइस किया जा रहा है कि आप भी कॉन्सोल बॉन्ड इशू करो। हिस्ट्री क्या है? दे वर इशूड बाय द ब्रिटिश ट्रेजरी फॉर वर्ल्ड वॉर वन एंड द साउथ सी बबल ऑफ 1720। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट थी और गवर्नमेंट पे डेट भी बढ़ता जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, तो उन्होंने ये इनोवेशन करी और उन्होंने कॉन्सोल बॉन्ड्स इशू करे। तो कॉन्सोल बॉन्ड्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन पेड अ फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ 5%। हाल ही में 2014 में इन 2014 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अ सेंचुरी आफ्टर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, 100 साल बाद, पेड आउट 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्सोल बॉन्ड डेट। मतलब 100 साल बाद जाके, इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए कहां लोन मिलता है? प्रॉब्लम क्या होती है लोन की कि आपको 6 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद पैसा पूरा का पूरा चुकाना है। इन्होंने 100 साल ले लिए आराम से, है ना? तो ये तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लोन हो गया, गवर्नमेंट पे बर्डन ही नहीं आता। इसीलिए जो गवर्नमेंट का अभी कोविड-19 की वजह से खर्चा होने वाला है ना इंडियन गवर्नमेंट का, लोग कह रहे हैं कि उस खर्चे को आप फाइनेंस करो थ्रू कॉन्सोल या परपेचुअल बॉन्ड्स। एडवांटेजेस क्या होंगे कॉन्सोल बॉन्ड्स के? With the fall of real estate and given the lack of safe havens outside of gold, console bonds would offer a better alternative for a risk-free investment to retail investors. जो लोगों के पास पैसा है, जो पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं,
उनके पास ना अब सिर्फ गोल्ड ही ऑप्शन रह गया, क्योंकि रियल एस्टेट के रेट्स भी गिर गए हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स भी गिर गए हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स वैसी हिली पड़ी हैं, शेयर मार्केट हिली पड़ी है, बॉन्ड मार्केट हिली पड़ी है, तो लोग सारे के सारे गोल्ड में डाल रहे हैं। गोल्ड को के अलावा एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है उन इन्वेस्टर्स के लिए कंसोल बॉन्ड्स, है ना, क्योंकि ये रिस्क फ्री है। गोल्ड में लोग पैसा क्यों डाल रहे हैं इन्वेस्टर? क्योंकि गोल्ड रिस्क फ्री है। वैसे ही कंसोल बॉन्ड्स रिस्क फ्री हैं, एक परमानेंट आपकी फिक्स्ड इनकम बन जाएगी, फिक्स्ड इंटरेस्ट बन जाएगा, राइट? अब गवर्नमेंट लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सकती है कि वो इन कंसोल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे? गवर्नमेंट अट्रैक्टिव कूपन रेट दे सकती है, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स रिबेट्स दे सकती है कि जो लोग कंसोल बॉन्ड में पैसा देंगे उन लोगों को टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट एक और चीज कर सकती है, गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड में भी के लिए भी तो पैसा मांगा ही था ना, तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आप पीएम केयर्स फंड में देने के बजाय कंसोल बॉन्ड ले लो, इससे आपको भी फायदा है, हमें भी फायदा है, राइट? पीएम केयर्स फंड में तो आपको कोई फायदा नहीं है ना, आपने तो पैसा दे दिया, बट इसमें आपको भी विन विन सिचुएशन हो जाएगी, राइट? प्लस इट विल नॉट एड मच टू द डेट सर्विसिंग बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट अगर बोरोइंग से पूरा करे तो बहुत ज्यादा डेट का बर्डन हो जाएगा, इससे नहीं होएगा। इट विल बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू पीएम केयर्स फंड। अब ये बेटर ऑल्टरनेटिव टू पीएम केयर्स फंड क्यों है? बिकॉज पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आएगा ना, वो सिर्फ आप कोरोना वायरस की प्रॉब्लम में ही लगा सकते हो, बट कंसोल बॉन्ड से जो पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसे कहीं भी लगा दे। पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आएगा उससे तो सिर्फ पीपी किट्स, मास्क वगैरह इनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। कंसोल बॉन्ड में जो पैसा आएगा उस पैसे को गवर्नमेंट एमएसएमई को स्टिमुलेट करने के लिए दे सकती है, एमएसएमई सेक्टर को, और इंडस्ट्री को बचाने के लिए दे सकती है, इंडस्ट्री बेल आउट के लिए दे सकती है। तो इसमें चॉइस होगी गवर्नमेंट के पास। प्लस अगर गवर्नमेंट चाहती है तो जब इकोनॉमी सही हो जाएगी तो सबके प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर देगी। ये गवर्नमेंट की फुल फ्रीडम है इसमें, कि गवर्नमेंट को अगर लगता है कि 20 साल बाद इकोनॉमी ठीक हो जाएगी हमारी, तो 20 साल बाद पैसा दे देंगे आपका। तो द गवर्नमेंट कैन कंसिडर अ फेज रिडेम्पशन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट वापस देना, फेज रिडेम्पशन ऑफ दीज बॉन्ड्स आफ्टर द इकोनॉमी इज पुट बैक ऑन द पाथ ऑफ हाई ग्रोथ। अब हाई ग्रोथ में आने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए कंसोल बॉन्ड का ऑप्शन सही है। Alright, so that's it from my side, guys. I hope आपको console या perpetual bond समझ आ गए हो. If you have any doubts, then please write about those doubts in the comment section below. I'll see you next time with more stuff. Thank you.